Assalamu alaikum. Today we will discuss most important conceptual points for chapter anti-asthmatic drugs of pharmacology. ठीक है, इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं फॉर सिनेरियोज, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो एग्जाम के अंदर कंफ्यूज कर सकते हैं, वाइवा के अंदर इंपॉर्टेंट हैं और सीक्यूज में भी पूछे जाते हैं. ठीक है, लेट्स बिगिन. तो एस्थमा बेसिकली क्या होता है? एस्थमा इज हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ योर एयरवेज टुवर्ड्स मिनिमल स्टिमुलस. जो नॉर्मली जिसके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, कुछ लोगों के अंदर हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हुई होती है एयरवेज की, और वो उस ट्रिवियल से स्टिमुलस को भी रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं और बहुत एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है. ठीक है, इसके अंदर जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं बेसिकली वी यूज़ ब्रोंकोडाइलेटर्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स. इन्हीं दोनों क्लासेस में से हम ड्रग्स यूज़ करते हैं. ठीक है, ब्रोंकोडाइलेटर्स में हमारे पास बीटा एगोनिस्ट होते हैं, मस्करीनिक एंटागोनिस्ट होते हैं. ठीक है, बीटा एगोनिस्ट बिलोंग टू सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स एंड मस्करीनिक एंटागोनिस्ट बिलोंग टू पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स. ठीक है, इफेक्ट्स चूंकि दोनों के सेम होते हैं तो हम ये दोनों क्लासेस यूज कर सकते हैं एज ब्रोंकोडाइलेटर्स. उसके अलावा ब्रोंकोडाइलेटर्स में हम लोग ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट यूज कर लेते हैं. इनका दोनों तरह का इफेक्ट होता है. ये ब्रोंकोडाइलेटरी इफेक्ट भी होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी होता है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट का. उसके अलावा ब्रोंकोडाइलेटर्स में मीथाइल जेंथीन्स आते हैं जिसमें थियोफाइलिन्स आ जाते हैं. ये जनरल सा ओवरव्यू दे रही हूँ मैं. एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में हमारे पास जो डिफरेंट ड्रग्स आ जाती हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जो आपके एराकिडोनिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स को बनने से रोकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोग्रेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन. तो उनको हम बेसिकली रोक रहे होते हैं. उसके अलावा स्टीरॉइड्स होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, एंड देयर आर मेनी मोर ड्रग्स. बट ये बेसिक ओवरव्यू था अबाउट दीज ड्रग्स. अब इसमें क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, हम इसमें बीटा एगोनिस्ट दे रहे होते हैं, मस्करीनिक एंटागोनिस्ट दे रहे होते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. मेन हमारी जो मेन स्टे है ना थेरेपी का, वो इन ड्रग्स के ऊपर होता है. अब पूछा सवाल ये जाता है कि हम लोग जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं उनमें से हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं. अगर आपको याद हो, फर्स्ट ईयर वालों ने भी पढ़ा होगा और थर्ड ईयर वालों ने भी, कि अगर आपको वो पाथवे याद हो जिसमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फिर उनको तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम, फिर एराकिडोनिक एसिड बनता है. वो एराकिडोनिक एसिड की दो पाथवेज होते हैं, एलोएक्स पाथवे एंड साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे. एलोएक्स पाथवे यानी लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे ल्यूकोट्राइन्स बनाता है और जो साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता है. तो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम दे रहे होते हैं अस्थमा की ट्रीटमेंट में, वो फॉस्फोलाइपेज A2 जो फर्स्ट स्टेप पे एराकिडोनिक एसिड को सिंथेसाइज करने वाला स्टेप है ना, वो उसको ब्लॉक कर देता है. जब उसको हम ब्लॉक कर देंगे, एराकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा. एराकिडोनिक एसिड फर्दर प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स को नहीं बनने देगा और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस रुक जाएगा. दिस इज हाउ वी ट्रीट इन्फ्लेमेशन इन एस्थमा, क्योंकि हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस के नतीजे में वहाँ इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ म्यूकस जमा हो जाता है, ग्लैंड्स की सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से रास्ता तंग हो जाता है ब्रोंकाई का और सांस लेने में मुश्किल होती है. ये अस्थमा में होता है बेसिकली. तो हमने इस चीज को रोकने के लिए ये सब कुछ किया. अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसमें कॉक्स इनहिबिटर्स क्यों नहीं दे सकते? जैसे आपने पढ़ा होगा एस्पिरिन है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिन्हें हम एनसेड्स कहते हैं. दे इनहिबिट द वेरी कॉक्स एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करता है. क्यों वो हम नहीं देते? दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड. एस्पिरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन इन अस्थमा. क्यों है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसलिए है क्योंकि जब आप एस्पिरिन देंगे ना, एस्पिरिन इज एन इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ कॉक्स एंजाइम. ठीक है, जब वो कॉक्स को इनहिबिट कर देगा तो क्या होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स तो नहीं बनेंगे, बट वो एराकिडोनिक एसिड जो है ना वो जमा होता रहेगा. जब एराकिडोनिक एसिड जमा होगा तो वो शंट हो जाएगा टुवर्ड्स द लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे और ल्यूकोट्राइन्स की सिंथेसिस बढ़ जाएगी. और ल्यूकोट्राइन्स वेरी इंपॉर्टेंट कल्प्रिट इन दिस एस्थमाटिक इन्फ्लेमेशन जो अस्थमा में हुई होती है. सो हम नहीं दे सकते, एग्जैसर्बेशन हो जाएगी अस्थमा की. ठीक है, सो ये सवाल आता होता है कि हम एस्पिरिन या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज वो आपके सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करी होती हैं और दूसरे को नहीं करी होती. दिस इज वन क्वेश्चन. अच्छा, अगला सवाल इस चैप्टर में से ये पूछा जाता है. सवाल बहुत से पूछे जाते हैं, वो बड़े सिंपल होते हैं. मैं वो वाले सवाल बता रही हूँ जो कंफ्यूज करते हैं. अच्छा, दूसरा सवाल है कि हम लोग ना कॉम्बिनेशन देते हैं अस्थमा की ट्रीटमेंट. अगर आपने पढ़ी हो तो वी ऑलवेज गिव कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा एगोनिस्ट विद अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड. बीटा एगोनिस्ट, अब वो बीटा एगोनिस्ट शॉर्ट एक्टिंग भी हो सकता है, लॉन्ग एक्टिंग भी हो सकता है. शॉर्ट एक्टिंग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन छोटा होगा, लॉन्ग का लॉन्ग होगा. तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट को हम कहते हैं साबा और लॉन्ग वाले को लाबा कह रहे होते हैं. तो हम लोग लाबा प्लस इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जिसको हम ICS कह रहे होते हैं, ये हम दे रहे होते हैं अस्थमा की ट्रीटमेंट में मेनली. पूछा ये जाता है कि हम ये क्यों दे रहे होते हैं? नॉर्मली फार्माकोलॉजी के अंदर ड्रग के कॉम्बिनेशंस देने का फायदा क्या होता है? एडवर्स इफेक्ट्स कम हो जाते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, रेजिस्टेंस कम हो जाती है, टॉलरेंस कम हो जाती है. यहाँ पर ये रीजन नहीं है. यहाँ पर ये सवाल पूछा जाता है कि हम क्यों कॉम्बिनेशन में देते हैं? क्योंकि जब हम बीटा एगोनिस्ट देते हैं विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो बीटा एगोनिस्ट का रिस्पॉन्स इंक्रीज हो जाता है. जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो आपके जो बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं जहां पर जाकर बीटा एगोनिस्ट ने वर्क करना है, उन रिसेप्टर्स की रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ा देते हैं. दैट इज अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट. जो वो उसकी रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ा देंगे तो बीटा 2 एगोनिस्ट आकर जब उस पर लगेगा तो बड़ा अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. सो दैट्स वाई हम लोग इनको कॉम्बिनेशन में देते हैं.
ये वाइवा में भी पूछा जाता है। उसके बाद अगला सवाल ये है कि हम लोग बीटा 2 एगोनिस्ट, मैंने बताया ना, और से मेरे अल्फाज अगर आपने सुने हो तो मैंने कहा है बीटा 2 एगोनिस्ट हम यूज़ करते हैं। हम लोग नॉन सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट यूज़ नहीं कर सकते, जो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पे एक्ट कर रहे होते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर्स जो हैं वो आपके हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं। तो जब आप नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स यूज़ करेंगे तो वो क्या करेंगी, उनके एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे जो बीटा 1 रिसेप्टर्स पर होंगे, वो हार्ट रेट पर इफेक्ट करेंगे, वो दूसरी वेसल्स पर, जो जहाँ पर भी बीटा 1 रिसेप्टर्स हैं उनके बीटा 1 रिलेटेड और अल्फा एगोनिस्ट रिलेटेड इवन इफेक्ट्स भी आते हैं। सो दैट्स वाई हम उन एडवर्स इफेक्ट्स को प्रिवेंट्स करने के लिए हम लोग सिर्फ सिलेक्टिव ड्रग्स देते हैं जो बीटा 2 रिसेप्टर, जो कि ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पे प्रेजेंट होते हैं, उन पर जाकर एक्ट करें। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद अगला सवाल है कि जी हम लोग इसमें जो बीटा 2 एगोनिस्ट और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं, हम इनहेल्ड रूट से देते हैं, इनहेलेशनल रूट से देते हैं, नेबुलाइज कराते हैं। तो हम ये क्यों इनहेलेशनल रूट से देते हैं? इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये कि आपको पता है लंग्स का सरफेस एरिया एल्वेलाई का बड़ा ज़्यादा होता है। जब ड्रग लंग्स में जाएगी तो वो अच्छी उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगी और उसके इफेक्ट्स बड़ी जल्दी आएंगे। पहला फायदा तो ये है। दूसरा फायदा क्या है, विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट, कि उसके सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बहुत सारे सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उन केसेस में वो सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि ड्रग जो है वो लोकली अपनी जगह पर एब्जॉर्ब होगी, वहाँ पर एक्ट करेगी जहाँ हमें उसकी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। तो वो ब्लड में नहीं जाएगी और अपने अनवांटेड इफेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं करेगी। ठीक हो गया। उसके बाद अगला सवाल ये है कि अगर आप एक पेरिफेरी में बैठे हुए हैं, पेरिफेरल सेटअप है, वहाँ आपके पास अस्थमा का पेशेंट आ गया है, ना आपके पास शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है, ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, ना मस्करीनिक एंटागोनिस्ट है, कोई ड्रग नहीं है अस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए, तो आप उस पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे? जवाब इसका ये है कि आप उसको चाय पिला देंगे। वेरी सिंपल। क्यों चाय पिलाएंगे? क्योंकि जो टी होती है, और आपने चाय की स्ट्रॉन्ग वाली चाय के 2 कप पिलाने हैं, क्योंकि टी के अंदर होती है थियोफाइलिन, और थियोफाइलिन बिलोंग्स टू मीथाइलजैंथीन्स विच इज़ अ ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। ठीक है, सो उसमें हम यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक पेशेंट है जिसको कोई हार्ट प्रॉब्लम है, उसके अंदर आप एस्थमा की ट्रीटमेंट में क्या मॉडिफिकेशन लेकर आएंगे, या कौन सी ड्रग है जो उसको नहीं देंगे? तो उसकी ट्रीटमेंट के अंदर आपने बीटा 2 एगोनिस्ट नहीं देना। ठीक है, उसके अंदर अब आप कौन सी ड्रग देंगे? क्योंकि उसमें बीटा एगोनिस्ट जो है ना वो एरिथमियास कॉज कर सकता है, तो उसके अंदर आपकी प्रेफर्ड चॉइस क्या होगी? मस्करीनिक एंटागोनिस्ट लाइक इपराट्रोपियम, उसमें एग्जांपल आती है, वो वाली ड्रग्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एक ये चीज़। और उसके बाद एक और सवाल ये आता है कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं उसमें से कौन से यूज़ होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा? सिंपल है, उसमें बुक में नाम लिखे हुए हैं, बेक्लोमिथाजोन, ब्यूडेसोनाइड, डेक्सामिथाजोन, फ्लूनिसोलाइड। इनमें से 4 के एटलीस्ट नाम आने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और स्टेटस एस्थमाटिकस क्या होता है? स्टेटस एस्थमाटिकस एक्यूट एग्जैसर्बेशन ऑफ एस्थमा। एक तो होता है ना एक्यूट एस्थमा, एक होता है क्रोनिक एस्थमा, एक होता है स्टेटस एस्थमाटिकस। ये 3 डिफरेंट चीज़ें हैं। एक्यूट एस्थमा होता है पहली बार किसी पर्सन को अचानक एस्थमा हो गया, उसको हम एक्यूट प्रेजेंटेशन ऑफ एस्थमा कहेंगे। क्रोनिक एस्थमा है कि आपको पता है, उस बंदे को भी पता है कि मुझे एस्थमा है और वो उसके लिए दवाइयाँ लेता है, तो क्रोनिक एस्थमा की ट्रीटमेंट तो एक लंबे अरसे तक चलने वाली ट्रीटमेंट है। और जो स्टेटस एस्थमाटिकस है कि एक बंदा है उसको क्रोनिक एस्थमा है, बट किसी चीज़ की वजह से, किसी ट्रिगरिंग फैक्टर की वजह से उसका जो क्रोनिक एस्थमा है वो एकदम इतना वर्सन हो गया है कि वो इमरजेंसी में पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इज नोन एज स्टेटस एस्थमाटिकस। और मैंने आपको बताया नॉर्मली हम इसमें ड्रग ऑफ चॉइस हमारी इनहेल्ड रूट से होती है, बट स्टेटस एस्थमाटिकस के अंदर हम आईवी ड्रग्स दे रहे होते हैं, जिसमें आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं। और वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो मैंने ऊपर नाम बताए हैं वो वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं होते, उसमें हम यूज़ करते हैं प्रेडनिसोलोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन, जो कि आईवी रूट से जाएंगे। इनहेलेशनल से वही वाले बेक्लोमिथाजोन है वो वाले देंगे, बट ये वाले आपने देने हैं आईवी रूट से। ये हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर स्टेटस एस्थमाटिकस। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक हो गया। उसके अलावा एक सवाल ये पूछा जाता है कि एस्थमा के प्रोफाइलैक्सिस में हम कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं? तो एस्थमा की प्रोफाइलैक्सिस में हम मास्ट सेल स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं, क्योंकि मास्ट सेल्स जो होते हैं वो हिस्टामीन रिलीज कर रहे होते हैं, और हिस्टामीन भी ब्रोंको कंस्ट्रक्टर के तौर पर वर्क करता है, ब्रोंको कंस्ट्रक्टर के तौर पर। तो हम उस मास्ट सेल्स की डीग्रेनुलेशन को इनहिबिट करते हैं बाय द यूज ऑफ मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, जिसके अंदर ड्रग्स में क्रोमोलिन सोडियम आ जाती है। ठीक हो गया, ये भी एमसीक्यू है। उसके अलावा और इस चैप्टर के अंदर क्या क्वेश्चन है, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, हम एक पेशेंट है एक्यूट एस्थमा का, फिर उसको घर भेजना है आपने कुछ ड्रग्स देके, तो उसमें आप लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट शामिल करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड शामिल करेंगे, साथ ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट भी दे सकते हैं। तो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट बहुत अच्छी ड्रग्स होती हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास जो है इसके अंदर और ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको बता दी हैं। एक और इसी चैप्टर के अंदर सीओपीडी भी लिखी हुई है, तो सीओपीडी के प्रोफिलैक्सिस के लिए हम कौन सी ड्रग्स यूज़ करेंगे? उसमें हम लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ठीक है, या लॉन्ग एक्टिंग मस्करीनिक ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं इनहेलेशनल रूट से। ठीक है, प्रोफिलैक्टिकली सीओपीडी में हम ये यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, वट एवर इट वुड बी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।